बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको देख के ही अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे टू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मींस इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू कब होगा, जब टू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और वो रिएक्टेंट सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी डेफिनेशन के ज़रिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। The sum of the exponents of concentration in the rate law is equal to 2. मीन्स जो हमारे पास रेट लॉ होगा उसमें जो कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट होंगे या पावर होगी, उसका जो प्लस दोनों पावर्स, जितनी भी पावर्स अगर उनको प्लस करें तो उसका आंसर अगर 2 होगा, इसका मतलब है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसको जब ड्राइव करें हम, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेम रिएक्टेंट्स हैं, दोनों ए रिएक्टेंट हैं, तो दोनों सेम रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो इसको हमने क्या किया है, ये जो एक्सपोनेंट है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको हमने एक्सपोनेंट में लिखा है। तो यहाँ पे इसके एक्सपोनेंट की पावर हमारे पास एक्सपोनेंट 2 है, या जिसको हम पावर कहते हैं 2 है। इसका मतलब है ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की सेम है। अगर दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तब ये दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को हम इस तरह मेंशन कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रही है, इस तरह रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। यहाँ पे दोनों की पावर्स को प्लस करें, एक्सपोनेंट्स को, ये भी 1 है ये भी 1, तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो वही डेफिनेशन, अगर एक्सपोनेंट्स को का सम करते हैं हम, प्लस करते हैं दोनों को, तो उसका आंसर रेट लॉ इक्वेशन में अगर 2 है, उसका मतलब है वो वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब 2 केसेस है हमारे पास, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज सेम and when initial concentration of both reactants are different। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारे पास when initial concentration of both reactants are same, मीन्स दोनों की concentration सेम होगी। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ए, दोनों की concentration सेम है, टाइम 0 होगा, तो सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट अभी नहीं है। जैसे ही हम टाइम को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टेंट में से कम होता जाएगा। कितना कम हो रहा है? रिएक्टेंट ए में से एक्स का कम हो रहा है, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह ये सेकंड रिएक्टेंट, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इस वजह से दोनों को ए से मेंशन किया है। तो ये ए माइनस एक्स रिएक्टेंट में से कम हो रहा है, ए माइनस एक्स इस रिएक्टेंट में से भी कम हो रहा है, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किसके होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ए माइनस एक्स। जब इसको हम ख़त्म करते हैं कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, उसकी जगह पे हमारे पास कांस्टेंट के आएगा। ठीक है, इसको काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको अगर हम अरेंज करें, जो एक्स वाई टर्म है उनको एक्स के नीचे लिख लिया, डी एक्स के नीचे, और जो हमारे पास के डी टी है इसको हमने सेपरेट लिख लिया है। कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म यहाँ पे आ गई है और टाइम और के वाली वो यहाँ पे आ गई है। इसके बाद अगर इसको हम मज़ीद अरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स सेम है,
तो इसको हम पावर में 2 भी लिख सकते हैं, 1 + 1 = 2। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है जैसे पहले करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को 0 ऑर्डर को हमने किया था। तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब इसका हमने सोल्यूशन निकालना है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a - x पावर प्लस में 2 है। अगर इसको हमने ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे लिखना है, तो तब पावर चेंज हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जब ये ऊपर लेके गए हम, पावर प्लस में थी, ये पावर है +2, तो ऊपर जाके ये क्या होगी, -2 होगी। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, that is equal to 1/a - x is equal to kt plus c। c हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। अब ये वाला आंसर हमारे पास कैसे आ गया, इसका सॉल्यूशन जब हमने निकाला है तो आंसर हमारे पास ये आया है। तो वैसे तो स्टूडेंट्स कोशिश यही करते हैं कि यहाँ से रटा लगा के इसको याद कर दें ये वाला आंसर, लेकिन मैं इसका मेथड भी आपको बताता हूँ, कुछ स्टेप्स में है, 2-3 स्टेप में ये इसकी आपको समझ आ जाएगी इंटीग्रेशन की। तो कोशिश करें ये इंटीग्रेशन को देख लें किस तरह ये होती है, इसका सॉल्यूशन किस तरह आएगा हमारे पास, क्योंकि यही 2-3 फार्मूलाज हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब भी ये पावर में होगा, कोई भी फंक्शन के ऊपर पावर होगी इंटीग्रेशन में, तो उसके लिए एक रूल है जिसको हम पावर रूल कहते हैं इंटीग्रेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए पावर को सॉल्व करने के लिए, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो a - x का डेरिवेटिव पहले भी आपने किया है, मेरे ख्याल में आपको याद होगा। a कांस्टेंट है हमारे पास और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। ये देखें, a माइनस डेरिवेटिव ऑफ x हमने लिखा है, तो a हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और जो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास 1 है, दरमियान में माइनस, तो ये -1 आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, -1 मीन्स -1 अगर यहाँ पे होगा तो तब इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो -1 यहाँ पे लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी माइनस लिख दिया। अगर इसको आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 नहीं आता है, प्लस में ही आता है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, +1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये dx ही रहेगा। तो माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमारे पास फंक्शन भी आ गया, आगे इसका डेरिवेटिव -1 भी आ गया। तो अब यहाँ पे पावर को हमने सॉल्व करना है। तो पावर रूल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, पावर में 1 प्लस करना है और जो पावर है हमारे पास ऊपर वही हमने सेम एज इट इज नीचे लिख देना है। ठीक है, पावर रूल का सॉल्यूशन हमारे पास, पावर को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल, आपने पावर में 1 प्लस करना है और जो एक्सपोनेंट में हमारे पास है, पावर में चीज़ है -2 + 1, उसको हमने नीचे लिख देना है एज इट इज़। तो ये ऊपर पावर में है, ये आपने इसको साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये असल में ऊपर यहाँ पे पावर में है -2 + 1। तो पावर में हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 + 1 -1, और सेम एज इट इज़ इसको हमने नीचे भी लिखा था, तो इसका भी आंसर हमारे पास -2 + 1 का आंसर -1। ठीक है, तो a - x पावर -1 और नीचे भी -1। इसको जब हम सॉल्व करें, ये वाला माइनस अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं स्टार्ट में और इसको हम नीचे ले आए, तो ये बनेगा 1/a - x। ठीक है, अब एक हमने स्टार्ट पे ये माइनस लिया था और एक हमारे पास ये वाला माइनस है, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा। जब इस फंक्शन को हम नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर -1 की बजाय यहाँ पे +1 हो जाएगी। ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस हमने यहाँ पे क्या किया था, डेरिवेटिव लेके आने के लिए माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो इसका जो पावर को हमने सॉल्व किया, इसकी पावर को, वो हमारे पास ये आंसर आया है और ये माइनस वैसे इसके साथ ही रहेगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा, तो ये पावर माइनस में नीचे आके प्लस में हो जाएगी। ये वाला आंसर हमारे पास 1/a
a माइनस एक्स है। इस तरह ये वाला इसका सोल्यूशन जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का, ये वाला हमारे पास सोल्यूशन है। और राइट हैंड साइड सोल्यूशन के लिए आपको पता है यहाँ पे पावर वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने क्या करना है, डेरिवेटिव से ये वाला इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट टी बचेगा, के टी। और जब सोल्यूशन हम लिखते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तब हम कांस्टेंट सी लगाते हैं, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाले स्टेप की समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कर लें, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के, और उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगी ये स्टेप्स कैसे हुए हैं। नेक्स्ट वही इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी है, इक्वेशन नंबर 3। तो अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं रिएक्शन की। जब टाइम 0 था और प्रोडक्ट हमारे पास भी 0 था, अभी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अगर t की जगह पे 0 पुट करें और यहाँ पे x की जगह पे भी 0 पुट करें, तो ये वाला आंसर हमारे पास आएगा 1/a। ठीक है, ये भी 0 हो गया, -0 ये भी निकल गया, c इज इक्वल टू 1/a। तो c हमारे पास 1/a के इक्वल आ गया। इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पे c की जगह पे 1/a लिखेंगे। तो c की जगह पे 1/a लिखा हमने ये वाला, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब यहाँ पे देखें ये प्लस में है, तो इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 1-1/a। ये वाला के टी वैसे ही है। इसके बाद इसको जब हमने सॉल्व करना है, a माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय a, तो ये भी आपको इसका मेथड आता होगा, मैट्रिक में भी आपने किए होंगे इस तरह की क्वेश्चन। एलसीएम जब हम लेते हैं तो a माइनस एक्स इंटू ए वैसे लिखेंगे नीचे, सबसे पहले a माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे a माइनस एक्स के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास यहाँ से बचेगा a, ये वाला। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड क्या करना है, ये वाला a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे बचेगा a माइनस एक्स। ठीक है, एलसीएम जब भी लेते हैं तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट के साथ, आंसर हमारे पास 1 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड फंक्शन a को, माइनस जब इसको हमने सॉल्व करना है a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस एक्स आ जाएगा। इसके बाद ये देखें यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये a प्लस का है, ये वाला a माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा ऊपर सिर्फ x और नीचे a माइनस एक्स इंटू ए इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे k किसके इक्वल होगा, ये वाला t इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट k का आंसर ये वाला है। अगर हम ग्राफ ड्रा करें सेकंड ऑर्डर का, और किसके लिए, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दोनों रिएक्टेंट की सेम थी, तो ये इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज़ करके ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या चीज़ है, ये वैल्यू, एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन किसके साथ, इसका रिलेशन हमने फाइंड करना है टाइम के साथ, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और ये के को हम स्लोप कहते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी हमने पीछे प्रैक्टिस की है ग्राफ्स की, अगर आपने वो नई लेक्चर देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, उस रिएक्शन को देखे, वहाँ पे ग्राफ्स की प्रैक्टिस की है हमने किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो वाई एक्सिस पे क्या आना चाहिए, ये वाली वैल्यू हमारे पास, एक्स एक्सिस पे टाइम, और यहाँ पे ये m स्लोप किसके इक्वल है, के, तो के यहाँ पे स्लोप है हमारे पास। ये वाला किसके इक्वल आएगा, इंटरसेप्ट c 1/a के इक्वल है, तो यहाँ पे 1/a। तो ये इसका ग्राफ है सेकंड ऑर्डर का, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। अब हमने सेकंड, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की डिफरेंट होगी, वो वाला केस करते हैं। When initial concentration of both reactants are different,
अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की हमारे पास डिफरेंट होगी। ए प्लस बी, वहाँ पे हमने ए और ए यूज़ किया था, कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, जब टाइम 0 होगा तो हमारे पास रिएक्टेंट ए होगा और बी होगा, प्रोडक्ट अभी नहीं बना। जब हम टाइम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट ए में से भी कम होगा, प्रोडक्ट बी में से भी कम होगा, एक्स जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स की ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जब इसको ख़त्म करेंगे इसकी जगह पे हमारे पास कांस्टेंट के आएगा। ठीक है, अब इसको अगर अरेंज करें तो यहाँ पे x वाली टर्म कॉन्सेंट्रेशन की x के नीचे और बाकी के डी टी हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये वाला अगर आप देखें फंक्शन a माइनस एक्स है, हमारे पास b माइनस एक्स है। जो प्रीवियस हमने किया है वहाँ पे दोनों सेम फंक्शन थे, हमने पावर लेके इसको सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, तो दोनों की पावर को हम प्लस नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मैथमेटिक्स में एक मेथड है, मे भी आपने ये पढ़ा हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए हमने इस साइड को अब सॉल्व करना है। तो इसको दोबारा अच्छे से समझ लें, पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। जस्ट हमने क्या किया, डी एक्स अभी नहीं लिखा। ठीक है, जस्ट हम इसका वहाँ ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इसको सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए, बाद में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तब डी एक्स साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास 1 ओवर ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स ये फंक्शन है। इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में आपने रिजॉल्व करना है तो फर्स्ट फंक्शन के ऊपर आपने ए लिखना है, दरमियान में प्लस, सेकंड फंक्शन के ऊपर आपने बी लिखना है। ठीक है, अगर थर्ड फंक्शन भी है तो वहां पे सी आ जाएगा थर्ड फंक्शन के ऊपर। इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के साथ, ऊपर भी इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे देखें a माइनस एक्स के साथ पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आंसर 1 आएगा। यहाँ पे a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पे b माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस एक्स बचेगा। तो इसका सोल्यूशन देखें हमारे पास ये आया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये बचा है a b माइनस एक्स ये वाला, और b के साथ a माइनस एक्स बचा क्योंकि ये बाकी कैंसिल हो गई। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू निकालने के लिए a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, एक दफ़ा हमने इसको 0 के इक्वल पुट करना है और एक दफ़ा इसको। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी। पहले हम फर्स्ट ये केस करते हैं, a की वैल्यू निकालने के लिए a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x फिर किसके इक्वल होगा, a के, क्योंकि ये माइनस एक्स इधर आगे प्लस एक्स हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू a। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पे x है, अब वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो यहाँ पे देखें b माइनस एक्स की जगह पे a पुट कर दिया, a माइनस एक्स की जगह पे a पुट कर दिया, a माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमारे पास 0, बाकी ये बचेगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू a b माइनस a, और यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए, ये b माइनस से इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड, अगर ये हमारे पास b माइनस a है, अगर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो b है ये माइनस में हो जाएगा, ये जो a है ये प्लस में हो जाएगा। मीन्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस में हो गया a और b माइनस में हो गया, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a माइनस b। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, b माइनस एक्स जब 0 पुट करेंगे तो b की वैल्यू निकालने के लिए b माइनस एक्स इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, देन x इज इक्वल टू b। तो x हमारे पास किसके इक्वल है, b के इक्वल है। इस इक्वेशन में हमने पुट करना है, तो यहाँ पे देखें x की जगह पे b पुट किया हमने, यहाँ भी x की जगह पे b पुट किया है।
तो ये वाला b से माइनस बी कैंसल, मीन्स ये तो हमारे पास 0 के इक्वल हो गया, b माइनस बी 0 होगा, ये सारा फंक्शन 0। बाकी क्या बचेगा, b इंटू ए माइनस बी, 1 इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो ये a माइनस बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी, और a किसके इक्वल था, -1 ओवर a माइनस बी के। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गया और a की वैल्यू भी आ गई है। इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे मैं दोबारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख देता हूँ, ताकि जब पुट करना है तो उसके लिए आपको पता चले किस तरह हमने इसमें वैल्यू पुट की है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हमने a की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली। तो यहाँ पे देखें, ये वाली वैसे ही है हमारे पास, और यहाँ पे a की जगह पे हमने क्या पुट किया, -1 ओवर a माइनस बी, -1 ओवर a माइनस बी। बाकी ये a माइनस एक्स डिवाइड वैसे ही हो रहा है, ठीक हो गया। प्लस b की जगह पे हमने क्या पुट किया, 1 ओवर a माइनस बी, तो ये वाला 1 ओवर a माइनस बी, बाकी ये b माइनस एक्स वैसे ही है। जस्ट हमने इक्वेशन नंबर 2 में a और b की वैल्यू पुट की है। इसके बाद यहाँ पे देखें, a माइनस बी इधर भी हमारे पास 1 ओवर a माइनस बी, और इधर भी हमारे पास 1 ओवर a माइनस बी है, दोनों कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लिख लेते हैं। बाकी अंदर क्या बचेगा, -1 ओवर a माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे ये 1 ओवर a माइनस बी कॉमन चला गया, बाकी बचेगा 1 ओवर b माइनस एक्स। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास ये वाली, तो अब हमने dx के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। जब dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मींस इसकी जो हमारे पास वैल्यू, ये वाली इसकी वैल्यू है, वो वाली हमारे पास ये वैल्यू आई है, माइनस dx के साथ जब हमने इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन को dx के साथ जब मल्टीप्लाई किया है, तो तब हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू ये वाली आ गई है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को 1 में पुट करना है, ठीक है। इसकी जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, जस्ट मैंने इसकी जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट की है, ठीक हो गया। बाकी ये के डी टी इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों को। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है देखते ही आपको समझ आ गई होगी कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो तब हम लॉग लिखते हैं और साथ में फंक्शन लिखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a माइनस एक्स का -1 है, तो ऊपर -1 मौजूद है हमारे पास, 1 लिखे या ना, -1 नहीं है ये वाला, ठीक है। मीन्स नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जस्ट हमने क्या लिखना है, लॉग और साथ में ये वाला फंक्शन। तो ये देखें, ये वाला वैसी वैल्यू हमारे पास 1 ओवर a माइनस बी, यहाँ पे लॉग और साथ में फंक्शन। अब ये नीचे फंक्शन, अगर ऊपर इसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो b माइनस एक्स, ये भी b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस एक्स का -1 ही होगा, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव -1 है। तो यहाँ पे ऊपर भी हमें क्या चाहिए, -1, तो जब माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें, और ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव -1, तो तब हम लॉग लिखेंगे और साथ में ये वाला फंक्शन, और बाकी इसको भी आप सोल्व कर देते हैं। इसमें पावर वगैरह कुछ भी नहीं है, नीचे भी फंक्शन नहीं है, जस्ट डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ से के टी बचेगा। जब इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, इसके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास सी आ जाएगा। तो ये स्टेप आपने, अगर आपने ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो अच्छी तरह देखा हुआ है, तो इसको करना बहुत ही ईजी है आपके लिए सॉल्व करना। इसके बाद हमारे पास ये दोनों माइनस में है फंक्शन, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे तो माइनस की जगह पे हमारे पास डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स आ गया। सेपरेट लॉग को अगर हमने कॉमन सिंगल लॉग में लिखना है,
तो तब माइनस की जगह पे दरमियान में डिवाइड आ जाएगा, तो ये a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स इज इक्वल टू ये वैसे ही है के टी प्लस सी। तो यहाँ पे अब हमने c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे जब टाइम 0 था और प्रोडक्ट अभी हमारे पास नहीं था, x इज इक्वल टू 0। इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन नंबर 5 मैंने दोबारा लिखी है। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, जहाँ पे t होगा वहाँ पे टाइम भी 0 और x होगा वो भी 0, तो यहाँ से बचेगा 1 ओवर a माइनस बी लॉग a ओवर b। देन c इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी एंड लॉग a ओवर b। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें यहाँ पे c की जगह पे, तो तब हमारे पास ये वाली इक्वेशन और साथ में इसके ये c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये साथ में हमारे पास c की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है। तो यहाँ पे के टी किसके इक्वल होगा, ये वाला प्लस में है फंक्शन, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे इधर आके माइनस में। यहाँ पे देखें 1 ओवर a माइनस बी दोनों में कॉमन है, उसको हमने कॉमन ले लिया है, लॉग a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स माइनस ये तो कॉमन चला गया, बाकी ये बचेगा लॉग a ओवर b इज इक्वल टू के टी। यहाँ पे 1 ओवर a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स b माइनस एक्स। अब जब इसको हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो माइनस की जगह पे डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 1 ओवर a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स b माइनस एक्स। अगर डिवाइड की जगह इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो तब ये डिवाइड मल्टीप्लाई के ऑपोजिट होता है, ये फंक्शन ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, b ओवर a हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये फंक्शन b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। देन k इज इक्वल टू ये वाला जो टाइम t है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसका हमने ये नेचुरल लॉग में है, अगर इसको हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब भी हमने ग्राफ ड्रा करना है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास y एक्सिस में होनी चाहिए, तो ये इसको हमने y एक्सिस में लिख लिया है, टाइम x एक्सिस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला t इंटू a माइनस बी यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गए, और ये 2.303 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना भी अब आपके लिए बहुत ही आसान काम है। वाई एक्सिस पे इसको लिखें, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, ये स्लोप है और इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि यहाँ पे c कांस्टेंट नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे t और वाई एक्सिस पे हमारे पास ये वाली वैल्यू और स्लोप इसकी ये है हमारे पास। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है क्योंकि यहाँ पे c कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद इसके यूनिट्स, इक्वेशन को देख के हम यूनिट भी निकाल लेते हैं, ये रेट कांस्टेंट के यहाँ से यूनिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, सेम यूनिट्स हैं इन दोनों के, ये कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आएगा हमारे पास और यहाँ पे टाइम का सेकंड आएगा। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम का सेकंड। ठीक है, इसको अच्छे से देख लें, कॉन्सेंट्रेशन ये ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन, नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन, सभी कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट दोनों के सेम है, इधर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे। और इसके नीचे ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास, इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम का सेकंड। जब ये ऊपर जाएगा तो ये मोल पर मोल हो जाएगा, ये डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब है, ऊपर जाके डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएंगी, और ये सेकंड है ऊपर जाके पर सेकंड। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर के यूनिट्स हैं। इसके बाद हाफ लाइफ, वही जब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, या फिर हम कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो टाइम t को हम t हाफ से डिनोट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगी।
x इज इक्वल टू हाफ ए हमारे पास ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है या फिर 0.5 ए, ठीक है। तो ये हमारे पास वो वाला रेट कांस्टेंट है जो हमें मिला था व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स वर सेम। जब दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी तब हमारे पास ये रिजल्ट आया था। तो हम हाफ लाइफ में ये क्यों पुट कर रहे हैं, जब हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का जो रिजल्ट आया है वो वाला पुट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हाफ लाइफ सिर्फ जब कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम होगी उसकी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों रिएक्टेंट की अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अगर तो डिफरेंट होगी फिर दोनों की हाफ लाइफ भी डिफरेंट होगी, तो फिर दोनों की हाफ लाइफ हम इकट्ठे फाइंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब रिएक्टेंट हमारे पास सेम होंगे, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, तब उसकी हाफ लाइफ हम फाइंड करेंगे। तो ये वाला टी इधर आ जाएगा, के इसकी जगह पे आ जाएगा, टी की जगह पे टी हाफ और एक्स की जगह पे 0.5 ए। तो ये a माइनस 0.5 ए ये बचेगा हमारे पास 0.5 ए ही बचेगा। यहाँ पे ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ये a बचेगा। तो टाइम जो हाफ लाइफ टाइम है किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 1/a के, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर में भी हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो यहाँ पे स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर के लिए भी ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा, सेकंड ऑर्डर होंगे। पोटाशियम परसल्फेट और पोटाशियम आयोडाइड का आपस में रिएक्शन करवाएं तो ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका रेट ला एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे इसका आंसर 1 + 2 3 होना चाहिए। लेकिन रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने बात की है पीछे, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये कौन से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो उस वजह से ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद ये जो गैस फेज में रिएक्शन होते हैं ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि ये इसकी पावर 2 है और ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम और डिफरेंट दोनों केसेस के लिए हमने आज डिस्कस किया है। तो इसमें जो मैथमेटिक्स वाले स्टेप्स हैं उसको अच्छे से करें, रट्टा लगाने की बजाय उसकी प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हर न्यू लेक्चर के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नए जो भी हमारे पास वीडियोस आएंगी या फिर लेक्चर्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।